नमस्कार। सबसे बड़ा अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। 2022 के महाभारत के लिए अब अंतिम चरण पर सबकी नजर है। महाभारत के चक्रव्यूह को भेदने के लिए जैसे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने वीरता दिखाई और 6 द्वार को भेदकर विजय का नया अध्याय लिखा, लेकिन 7वें द्वार पर खड़े कौरवों ने अभिमन्यु को 7वें द्वार को भेदने नहीं दिया। ठीक उसी तरह यूपी के महाभारत का चक्रव्यूह भी अब 7वें द्वार पर है। सीएम योगी और अखिलेश यादव 6 द्वार को भेदते हुए 7वें द्वार पर है, लेकिन इस द्वार पर सीएम योगी के सामने वैसी ही चुनौतियां हैं जैसे कि अभिमन्यु के सामने कौरवों की थी। 7वें चरण में बीजेपी के लिए 2017 में साथी रहे अब बागी हो चुके हैं और वे सपा के साथ जुड़कर सीएम योगी को बड़ी चुनौती दे रहे हैं। सुबह सपा के मुखिया ओपी राजभर के साथ कई छोटे दल जो क्षेत्रीय जनाधार के साथ सपा को फायदा तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए देखे जा रहे हैं। कहते हैं कि पूर्वांचल वो द्वार है जो सत्ता का रास्ता तय करता है। राजनीतिक पंडितों की माने तो अंतिम चरण के चुनाव में राजनीतिक बिसात जातीय समीकरणों के आधार पर बिछाई गई है। यहां पर धार्मिक ध्रुवीकरण से ज्यादा जातीयता की बिसात बिछाई जाती है। और आपको बता दें कि ऐसे में चौसर के पासों को मुद्दे से मथने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन असली चुनाव जनता को ही तय करना है। 7वें चुनाव के लिए जिन जिलों में मतदान है उनमें आजमगढ़ भी है और देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी भी है। आजमगढ़ जो सपा का किला है, बीजेपी की तरफ से सपा को घेरने के लिए आजमगढ़ को आतंकियों से लिंक करते हुए तमाम आरोप लगाए गए। गुजरात के अहमदाबाद ब्लास्ट से भी आजमगढ़ को जोड़ते हुए आरोप लगाए गए, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो इस इलाके में बीजेपी वोटरों पर खास प्रभाव डालते नजर नहीं आ रहे हैं। पश्चिम में पूर्वांचल तक चुनावी मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और आवारा पशु पर ही टिके हुए हैं। ऐसे में चक्रव्यूह के आखिरी द्वार तक पहुंचते पहुंचते सीएम योगी की चुनौती कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। अब सहारा बाबा भोलेनाथ का है। वाराणसी के नाम पर बीजेपी अंतिम चरण को भुनाने की कोशिश कर रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य निर्माण के बाद अब महाभारत 2022 के लिए वाराणसी की धरती युद्ध का आखिरी रण बन गया है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, संजय निषाद, रवि किशन, मनोज तिवारी के अलावा दर्जन भर बीजेपी नेता काशी में जुटे हुए हैं। वहीं सपा के साथ जुड़े छोटे दल बीजेपी को बड़ी चुनौती दे रहे हैं, तो उधर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विजय रथ को रोकने वाली ममता बनर्जी भी वाराणसी में अखिलेश यादव के समर्थन में ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि इस बार यूपी में खेला होवे। ऐसे में क्या सीएम योगी महाभारत 2022 के चक्रव्यूह के 7वें द्वार को तोड़ पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब कुछ बड़े सवाल ऐसे जो लगातार 7वें फेज को लेकर उठ रहे हैं, उन सवालों का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद में फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चक्रव्यूह का 7वां द्वार कैसे होगा पार? आखिरी है, इसलिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। 2022 की अंतिम लड़ाई कौन करेगा लखनऊ तक चढ़ाई? छोटे दलों ने बढ़ाई मुश्किल, बीजेपी कैसे निकालेगी हल? काशी का विकास आखिरी चरण में जनता से आस। सातवें चरण का रण 2022 में बदलते समीकरण। और किसको मिलेगा भोले बाबा का आशीर्वाद? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। असित कुणाल जी जुड़े हुए हैं, एडिटर इन चीफ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से नेता है। रफत फातिमा जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। और साथ ही विनय कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से नेता है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी के इस खास डिबेट में। सबसे पहले शुरुआत आशीष जी आप ही के साथ में करूंगी मैं। 7वें चरण की हम बात करें उससे पहले आज जो छठे चरण की लेकर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि एक बड़ा दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरा,
कहा जा रहा था कि काफी ज्यादा उत्साह जनता में बढ़ सकता है और वोटिंग परसेंटेज भी कहीं ना कहीं बढ़ने के अनुमान जताए जा रहे थे। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही आज मैदान में नहीं थे, कई सारे मंत्रियों की किस्मत भी आज ईवीएम की पेटी में कैद हो गई है। ऐसे में वो उत्साह और वो उमंग ना तो मतदाताओं में देखी गई और ना ही वोटिंग परसेंटेज में कुछ ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। अब इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? आशीष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आशीष जी, मेरा जी मैं सुन पा रहा हूं अमनदीप आपको। आशीष जी, 7वें चरण को लेकर हम बात करें उससे पहले छठे चरण का कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी मैदान में थे, तो काफी ज्यादा खास माना जा रहा था। वो दिन भी आपको याद होंगे जब पूर्वांचल में एक एक दिन में ही 6 से 7 जनसभाएं मुख्यमंत्री ने की हैं। तो जितनी पुरजोर कोशिशें की गई थी उतना उत्साह आज जनता में नहीं देखा गया है। ना तो वो उमंग उत्साह दिखा, ना ही वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हुआ है। तो इसके क्या कुछ राजनीतिक मायने हैं? देखिए अमनदीप, जब आप वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो उसकी तुलना पिछले चुनावों से करते हैं। यानी 2022 में जो मतदान हो रहा है वो एक रिलेटिव टर्म में आप देखते हैं 2017 के रिलेटिव टर्म में। 2017 का जो चुनाव था वो एकदम अलग था, वो एक परिवर्तन का चुनाव था। अमूमन ऐसे चुनाव हमेशा नहीं होते हैं। परिवर्तन का चुनाव वो होता है जब तमाम लोग अपने जाति, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर किसी एक मुद्दे के ऊपर मतदान करते हैं, तो वो एक परिवर्तन का चुनाव होता है। 2017 का चुनाव बदलाव का चुनाव था, इसलिए मतदान का प्रतिशत बहुत ज्यादा गया था और इसीलिए बीजेपी 300 का आंकड़ा पार कर पाई थी। मगर ये जो चुनाव है अब चूंकि अंतिम चरण में आ गया और लगभग पहले चरण से हम लोग इसे देख भी रहे हैं, इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, लगभग ऐसा लगता है कि ये चुनाव ऐसा नहीं है कि किसी एक नेता, एक मुद्दे तक सीमित है या यूं कहें कि कोई एक लहर चल रही है। यही कारण है कि जो मत प्रतिशत है वो बहुत ही ज़्यादा विभाजित है। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग मतदान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 2017 की तरह 2022 का चुनाव नहीं है। पहला कंक्लूजन तो ये निकलता है। दूसरा ये है कि ये चुनाव है जहां कोई साफ तौर पर लहर नहीं देखने को मिल रही है। इससे दोनों ही पार्टियां जो सत्ता में आना चाह रही हैं, भाजपा और गठबंधन, दोनों की चुनौतियां बढ़ जाती है इस मतदान के प्रतिशत से। मतदान का प्रतिशत अगर 2017 से ऊपर जाता तो उसके मतलब मायने निकाले जा सकते थे, मगर चूंकि 2022 में मतदान प्रतिशत लगभग कम रह रहा है या बराबर रह रहा है, ऐसे में दोनों ही पार्टियों की, दोनों ही दलों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं और जैसा लग रहा है कि एक चुनाव ये कॉम्प्लेक्स इलेक्शन है। कॉम्प्लेक्स इलेक्शन होता है जहाँ तमाम मुद्दे प्ले आउट होते हैं। यानी किसी एक नेता, 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर था, 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर था, 2017 बदलाव का चुनाव था। ये वैसा चुनाव नहीं है। यहाँ जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार, कोई एक नेता, एक मुद्दा पूरे प्रदेश में वर्कआउट नहीं हो रहा है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स इलेक्शन है। यहाँ तमाम मुद्दे यहाँ काम कर रहे हैं, जो पक्ष में भी हैं पार्टियों के और विपक्ष में भी हैं, उन सब के तमाम मुद्दे वर्कआउट हो रहे हैं। जातीय समीकरण, उम्मीदवारों का परफॉर्मेंस है वो भी काउंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक मुद्दे पर या एक नेता के नाम पर कोई भी विधायक चुनाव जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। और वोटिंग परसेंटेज इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज ये दिखा रहा है कि ये चुनाव है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स समीकरण का, जिसे हम चुनाव बोलते हैं, यहाँ जातीय समीकरण भी काम कर रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण भी हो रहा है, गरीबों को जो राशन मिला है उसका भी मुद्दा है, मगर साथ ही साथ जो आवारा पशु है उसका भी मुद्दा है। ये तमाम इश्यूज प्ले आउट हो रहे हैं और कहीं कह सकते हैं कि भावनाओं का चुनाव नहीं है, दिल का चुनाव नहीं है, दिमाग का चुनाव है ये। ठीक है अश्विनी जी, आपका रुख करूंगी मैं। छठे चरण का इलेक्शन संपन्न हो चुका है। वोटिंग परसेंटेज कुछ ही देर में आ जाएंगे सामने कि शाम 6 बजे तक कितने परसेंटेज वोट डाले गए, लेकिन पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कमी देखी जा रही है। और अब बारी है 7वें चरण की, जो कि अंतिम चरण है। तो ऐसे में क्या तैयारी 7वें फेज के लिए और आज के चरण को लेकर कितनी उम्मीदें? अमनदीप जी, देखिए, उम्मीदें हम लोग अभी तक के जो चुनाव हो चुके हैं, आज का छोड़कर, आज का चुनाव तो हमको प्लस कर रहा है, हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में
मदद कर रहा है और 7वां चरण उसको पूरा करेगा, जो हमारा 300 पार का लक्ष्य है। ठीक। अभी तक के पिछले चरण तक के चुनाव में हम लोग अपनी सारी सीटें जो सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत की है वो हम पा चुके हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जनता लड़ रही है। जनता जितने मुद्दे हैं जनता के सामने वो ये देख रही है कि क्या विरोधियों ने पैदा किया है और वाकई क्या मुद्दे हमारे सामने हैं। जनता आजकल बहुत ही शिक्षित और होशियार है, उसको समझ बूझ है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कहाँ जाना है। आज किसी भी वोटर से आप पूछिए, वो खुलकर नहीं बोलता है कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आनी चाहिए, योगी जी की सरकार वापस आनी चाहिए। तो यानी कि जनता के मन में यह है कि योगी जी सरकार ने सुरक्षा दिया है, जनता को कुछ दिया है। एक पत्रकार भाई पूछ रहे थे किसी महिला से अभी पिछले चरण के चुनाव में कि आपने क्या देखकर वोट दिया, तो महिला ने बड़ा ही पढ़ी लिखी महिला नहीं थी, उसने कहा आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उसने स्पष्ट कहा कि सवेरे जब हम सोकर उठते हैं तो योगी सरकार द्वारा, मोदी सरकार दिया हुआ जो गैस का चूल्हा हम जलाते हैं, उस पर योगी सरकार का दिया हुआ अन्न हम पकाते हैं, उन्हीं के दिए हुए घर में हम रहते हैं, शौचालय उन्हीं का दिया हुआ है, और कोई बीमार पड़ता है महंगाई को लेकर भी तो बात कीजिए ना। आप एक महिला का जिक्र कर रहे हैं, तमाम ऐसी महिलाएं जो महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती हैं, उनका भी तो जिक्र कीजिए ना। और दूसरी बात, अमित शाह 300 पार का नारा दे रहे थे, उसके बाद में अभी आप 300 सीटों का जिक्र कर रहे हैं। आज सुबह ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे 325 सीटें तो आ जाएंगी। तो क्या धीरे धीरे करके सीटों में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया आपने? नहीं, हमारी बात आपने सुना नहीं शायद ठीक से अमनदीप जी। फिर से मैं दोहरा देता हूं कि पिछले चरण तक की बात मैं कर रहा हूं कि जो 5वें चरण तक के चुनाव में हमको स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, और हम ये 2 चरण का चुनाव हमको हमारे लक्ष्य को भेदने में सहायक सिद्ध होगा। कितनी सीटें? ये मैंने कहा था लक्ष्य कितनी हमारा सीटें? 300 पार का सर है, कितनी हमने नारा दिया 300 आज तो पार का। 57 सीटों पर वोटिंग हुई है, उसमें से बता दीजिए अमनदीप जी। लेकिन अगर 203 सीट भी हम पाते हैं तो सरकार हमारी ही बनती है। कहने का मतलब ये है लक्ष्य हमने रखा है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बना रही है। 325 हो, 325 हो, वो अलग मुद्दा है। समाजवादी पार्टी भी 300 पार का नारा दे रही थी। चलिए विनय जी से रिएक्शन ले लेते हैं। विनय जी जल्दी से आप अपनी बात रखिए। उन्होंने कहा कि ये जनता अब चुनाव लड़ रही है। अभी तक तो मोदी जी लड़ रहे थे, लेकिन आज ये मान लिए कि जनता जनार्दन है, जनता चुनाव लड़ रही है। ये अच्छी बात रही कि बहुत जल्दी भी मान ली। और अभी इन्होंने ये भी कहा कि हम जो है गैस सिलेंडर दिए। महिला, मैं बताऊं, अभी आपको फोटो दिखाऊं, मैं बांसगांव गोरखपुर विधानसभा में प्रचार में था, हरजन बस्तियों में मैं गया तो जो गैस सिलेंडर है उसके ऊपर लकड़ी रखा हुआ था चूल्हे के बगल में, और लकड़ी पे ये लोग जो है गांव में चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है। ये हालत है। पूछा हमने कि ऐसा क्यों, तो कहा भैया 1000 को कौन भरा पाएगा, 1000 रुपए में हमारे बस का नहीं है। 300 रुपए दिहाड़ी हम लोग पाने वाले लोग, हम 1000 का जो गैस सिलेंडर भरवा लेंगे, 200 रुपए का हम सरसों का तेल खरीद करके लाएंगे। स्थिति और बेरोजगारी इतनी है। हमारे यहाँ के लोग दिल्ली, बंबई, बेंगलोर में जाते हैं काम धंधा करने के लिए, पेंट और पॉलिश का काम करते हैं। किसी के पास रोजगार नहीं है, सब आकर के घर में बैठे हुए। और मनरेगा में 22,000 पहले भी करती थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पलायन तो पहले भी करती थी ना? नहीं, पलायन नहीं, पहले रोजगार था, कम से कम देश में रोजगार था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत को रोजगार से दूर कर दिया। यहाँ पे योगी जी के लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के यही से ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब बताइए 51%, 52% वोट पड़ रहा है। यानी कि योगी जी की लोकप्रियता में कोई वृद्धि नहीं हुआ कि योगी जी यहाँ के हैं और बढ़ चढ़ के और वोट किया जाए। ये सारी चीजें नहीं है, निष्क्रियता है। ठीक है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही बेरोजगारी का भी आपने जिक्र किया। इन दोनों ही मुद्दों पर मैं जवाब ले लेती हूँ अश्विनी जी से। अश्विनी जी, वोटिंग परसेंटेज में इजाफा क्यों नहीं हुआ है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा, चुनावी मैदान में उतरते हैं, उत्साह होना चाहिए। कितनी जनसभाएं कर चुके हैं पूर्वांचल में?
देखिए अमनदीप जी, वोटिंग परसेंटेज का न बढ़ना, अभी आशीष जी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है इसको। वोटिंग परसेंटेज का न बढ़ना, ये लग रहा है कि हमारे साथ जो लोग पिछले 2017 में थे वो अभी हैं। यही हुआ था जो 2017 में दो लड़कों की जोड़ी उतरी थी, तो अखिलेश जी को एक मुगालता हो गया था कि वोट पड़ेंगे नहीं, वोट बरसेंगे, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। करहल में तो और बरसे ना उसके बाद वोट, करहल में तो 2019 बरसे ना। में भारतीय जनता पार्टी जी, के खिलाफ करहल एक में तो माहौल खड़ा बरसे किया ना। गया। करहल में तो बरसे ना, वो लोकप्रियता क्यों नहीं देखी गई मुख्यमंत्री की, उस पर जवाब दीजिए ना। करहल में अखिलेश यादव चुनावी मैदान में थे, वहां पर भरपूर वोटिंग हुई है। का जब जी लोकप्रियता का आंकड़ा 10 तारीख को पता चलेगा किसका है, कहां है। वहां पर तो वो चुनाव हार रहे थे, तो माननीय नेताजी को ले जाकर उनको घुमाना पड़ा, बुजुर्ग और बीमार आदमी को। ये स्थिति है। क्यों नहीं आजमगढ़ से लड़के, आजमगढ़ से तो आपकी तरफ से भी खूब उतरे थे चुनावी मैदान में, क्योंकि वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बेरोजगारी को लेकर जल्दी से आप अपनी बात रखिए, उसके बाद में मैं फातिमा जी का रुख करूंगी। बेरोजगारी में जब हम लोग चीख कर कह रहे हैं कि बेरोजगारी, देखिए पूरा हमने चौराहे पर हमने सर्टिफिकेट बांटे हैं, सबको नियुक्ति पत्र बांटा है, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की आंखों पर पट्टी बंधी है, तो नहीं देख पा रहे कि इनके अगर ये बेरोजगार देते तो 500 रुपए। अश्विनी जी, पूर्वांचल में विरोध प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद में सरकार से गुहार भी लगाई है वहां के युवाओं ने कि जो 4.5 लाख का जिक्र करती है बीजेपी, वो डेटा हमें मुहैया कराया जाए कि वो कौन से युवा हैं जिनको नौकरी दी गई है। तो ये विपक्ष को लेकर आप सवाल मत खड़े कीजिए, ये जनता की मांग है आपसे। मुहैया कराया गया है हर नहीं, डेटा अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है सर, झूठ, गलत जानकारी मत शेयर कीजिए। पर हमारे माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक ने सबको नियुक्ति पत्र बांटा है और डेटा सबके साथ है, कोई नहीं मांग रहा है। जब युवाओं पर, बेरोजगारों पर ये लोग लाठी चलवा रहे थे 2012 से 17 के बीच में, तब डेटा नहीं ये लोग मांग रहे थे। बेरोजगारी दर तो बढ़ा है ना, ये तो स्वीकार कर लीजिए। बेरोजगारी दर तो 2% बढ़ गया है ना, वो तो स्वीकार कर लीजिए। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आशीष जी। कोरोना भी अमनदीप जी, कोरोना भी 100 साल में ठीक है सर, बोलने का मौका दूंगी आपको, लेकिन आशीष जी कुछ कह रहे हैं। आ जाएगा। ठीक जी। अमनदीप, आपने एक सवाल उठाया कि करहल में मतदान प्रतिशत बढ़ा था, मगर गोरखपुर में जहां से मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं वहां क्यों नहीं बढ़ा है। देखिए, इसमें आपको ये देखना होगा कि एक तरीके से पूरे आप 6 चरणों का मतदान हो चुका है, उसको आप एनालाइज करिएगा तो आपको साफ तौर पर दिखेगा कि जो शहरी इलाके हैं वहां इस बार मतदान में उतना उत्साह नहीं दिख रहा है, मतदाताओं में मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, मगर ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं, उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां मतदान प्रतिशत, उसमें उत्साह भी दिख रहा है, बढ़ भी रहा है। तो कहीं ना कहीं करहल और गोरखपुर का जो एनालिसिस है उसमें आपको ग्रामीण और शहरी इलाकों के तौर पर देखना होगा। जो अखिलेश यादव की सीट थी वो एक ग्रामीण सीट थी, और ये केवल उन्हीं की सीट की बात नहीं है, ये केवल उन्हीं की बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं में ज्यादा उत्साह दिख रहा है, और शहरी इलाकों में, चाहे आप बात करिए आगरा की, चाहे आप बात करिए कानपुर की, आप बात करिए लखनऊ की, गोरखपुर की, शहर दर शहर कहीं ना कहीं मतदाताओं में एक उदासीनता है, और वही कारण है कि आज गोरखपुर में भी मतदान में वो उत्साह नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं आपको इसको। ठीक है, विनय जी कुछ कहना चाह रहे थे। विनय जी बहुत संक्षिप्त में आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, जो अभी कह रहे थे ऐसा नहीं है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदान पिछले की अपेक्षा कम हुआ। मैं बांसगांव विधानसभा में हूँ, यहाँ भी पहले की अपेक्षा कम हुआ। शहरों में इसलिए हम कह रहे हैं कि कम हुआ है कि उदासीनता, यहाँ पे जो देहात क्षेत्र है यहाँ पे लोग परेशान सबसे ज्यादा यहाँ हुए थे, चाहे कोरोना के नाम पे, चाहे रोजगार के नाम पे, चाहे महंगाई के नाम पे, देहात के लोग ज्यादा पीड़ित थे। इसलिए थोड़ा बढ़ चढ़ के ये लोग जो है सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है विनय जी, वो तो देखिए 10 मार्च को स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार के खिलाफ में वोट हुए हैं या सत्ता के पक्ष में वोट हुए हैं। अभी तो सिर्फ देखिए ये एक तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, एनालिसिस है ये तो एक तरह से। रफत फातिमा जी, मैं आपका रुख करूंगी। आज पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें भी देखी गई, कई सारे क्षेत्रों में हमने देखा। समाजवादी पार्टी और बीजेपी का जिक्र तो करते नजर आए मतदाता, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में वो सक्रियता नहीं देखी जा रही, या फिर जनता तक अभी तक अपनी बात पहुंचाने में सफल साबित नहीं हुई है कांग्रेस। तो हमें तो लग रहा है और सब दलों से ज्यादा सक्रिय पूरे लगातार अगर सक्रिय रही है तो सिर्फ कांग्रेस ही रही है, और कांग्रेस ही दिखी है। अब हमें नहीं मालूम आपकी रिपोर्टिंग कहाँ किस तरीके से हो रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सक्रिय रही है पूरे 5 साल, वो चुनावी मोड में आते ही
चुनाव आते ही नहीं सक्रिय रही है। अगर प्रियंका जी की बात करें तो वो लगातार सक्रिय रही हैं। जब सारे राजनीतिक दल घरों में बैठे थे तब हमारे पदाधिकारी, हमारे नेता सड़कों पे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो हम कैसे मान लें कि हम जो है कहीं हमारी बात नहीं हो रही है, कहीं हम एक्टिव नहीं है। हम हर जगह एक्टिव हैं। अगर हाथरस की बात करें तो हम एक्टिव हैं, अगर उन्नाव की बात करें तो हम एक्टिव है, अगर वहाँ उम्बा की बात करें तो हम एक्टिव है, अगर प्रयागराज की बात करें तो हम एक्टिव है। कहाँ नहीं एक्टिव है कांग्रेस? हर जगह कांग्रेस एक्टिव है। और जो आज जनता ने बदलाव परिवर्तन का मन बनाया तो वो कांग्रेस की ही देन है। जो प्रियंका गांधी जी ने एक अलग जला दी है, जो मुद्दों पे उन्होंने जनता के बीच एक अलग जला दी है, वही नतीजा दिखेगा आपको 10 मार्च को। और ये दिख रहा है जिस तरीके से जो है अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि 300 के पार, ना अब 300 के पार है ना कोई लहर है। अब ये इनको खुद समझ में आ रहा है कि इनके जो है नतीजे विपरीत आने वाले हैं। और 300 मतलब ट्रिपल डिजिट की तो बात आप करिए ना, अगर सेकंड डिजिट 2 डिजिट में भी आ जाए तो बात करिएगा फिर 10 मार्च को। जिस तरीके से जनता बदलाव चाहती है अपने मुद्दों पे बात करेगी। और जिस तरीके से बेरोजगारी की अभी बात हो रही थी यहाँ पर, 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी अगर है तो इनके काल में है। इन्हीं ने रोजगार के नाम पे लोगों को ठगा है और 60% आत्महत्याएं उसकी वजह से बढ़ रही हैं। तो ये बता रहे जब युवा रोजगार मांगता है तो लाठियां मिलती हैं, लेकिन ये सिर्फ कहते हैं करते कुछ नहीं है। तो अब जनता के बीच ये मैसेज पूरी तरीके से जा चुका है। अब हम उज्ज्वला योजना की बात कर लें, सिलेंडर 1000 के पार हो रहा है तो कौन खरीद पाएगा? एक आम आदमी कैसे खरीद पाएगा? महंगाई इतनी कमर तोड़ है तो महंगाई के नाम पे लोग वोट डाल रहे हैं। आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, अगर हमने तो बहुत सारे चैनल्स पे लगातार बात करी और हर जगह देखा है बेरोजगारी पे लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, महिला ने ये कह दिया, महिला ने वो कह दिया। सब इससे पहले जो है शौचालय भी था लोगों के पास, इससे पहले खाते भी थे। पहली बार राशन नहीं बटा है देश में। तो फातिमा जी, 7वें चरण को लेकर क्या तैयारी? 7वें चरण को लेकर क्या तैयारी और कितनी उम्मीद है? हमारी तैयारी पूरी है। और पूरी तरीके से हर सीट पे आप देख रहे जिस तरीके से हमने हर सीट पे अपना प्रत्याशी उतारा है, वो चमत्कारिक होगा। परिवर्तन लाने में पूरी तरीके से देश का इतिहास बदलेगा। आप देख लीजिएगा 10 मार्च को। ठीक है अशित जी, 7 तारीख को अगले फेज का इलेक्शन होना है और आखिरी चरण है तो बेहद खास माना जा रहा है। उसमें ब्राह्मण वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, दलित वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 6 चरण बीत चुके हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि उनके पक्ष में उतनी वोटिंग हो चुकी है कि वो सरकार बना सकते हैं। अब ऐसे में फिर 7वां चरण कितना ज़्यादा खास रह जाता है और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण? देखिए अमनदीप, इंग्लिश में एक कहावत है, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि वेल स्टार्ट इज हाफ डन, यानी शुरुआत अगर अच्छी हो तो आधा काम आपका हो गया। मगर इसके साथ ही एक और इंग्लिश में कहावत है कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल, यानी जिसका अंजाम अच्छा होता है वो काम बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि अब ऑल वेल दैट एंड्स वेल 7वां फेज है, ये अच्छे से गुजर जाए, इसीलिए इस पर तमाम जो है ताकत झोंकी जा रही है। और खासतौर पर वाराणसी जहां मैं इस वक्त हूं, कहीं ना कहीं एक परंपरा बन गई है कि चुनाव का जो अंत होता है वो वाराणसी से ही होता है। तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो वाराणसी पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि आप यहाँ प्रधानमंत्री कैंप करेंगे अगले 2 दिनों तक। ममता बनर्जी आई हुई हैं, आज अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, जयंत चौधरी, तमाम लोग यहाँ थे। लगभग दर्जन भर केंद्रीय मंत्री यहाँ घूम रहे हैं बनारस की गलियों में। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी कल रहेंगे। प्रियंका आज भी आई थी और कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं। तो तमाम जो ताकत है वो झोंक दी गई है अंतिम फेज के लिए। कहीं ना कहीं वाराणसी जो है सिंबलाइज करता है बहुत सारी चीज़ों को। एक तो प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हाईलाइट करने का मौका मिलता है कि किस तरीके से वाराणसी का कायाकल्प हुआ है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को मौका मिलता है कि प्रधानमंत्री को उनके ही घर में घेरो। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अखाड़ा वाराणसी बन जाता है और इससे आसपास का जो क्षेत्र है प्रभावित होता है। चाहे जौनपुर की बात करें, भदोही, मिर्जापुर हो, यहाँ से लेकर आजमगढ़, मऊ तक जो है चर्चा जाती है बनारस की। तो यही कारण है कि अंतिम चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ झोंक दी है। और अगले 1-2 दिनों में जो 2 दिन का प्रचार बचा है, यहाँ घमासान आपको देखने को मिलेगा अंतिम चरण में पूर्वांचल में। तो कहीं ना कहीं विकास की भी बात होगी, जातीय समीकरण को साधने की भी बात होगी। और जो तमाम जैसा मैं कह रहा हूँ तमाम मुद्दे हैं वो प्ले आउट हो रहे हैं। मगर जो सबका सेंटर पॉइंट है कहीं ना कहीं वो काशी रहेगा, वाराणसी रहेगा। और यहाँ पर कोशिश ये होगी कि सभी लोग अंतिम, जैसा तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं, जो भी हो कोशिश करेंगे कि कंसोलिडेट किया जाए जितना हो। जो लास्ट फेज का है उसको कंसोलिडेट किया जाए और इसके लिए अंतिम में तमाम ताकत लगाई जाएगी सभी पार्टियों द्वारा।
वाकई में, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर अपना समय गुजारेंगे, कई दिन बिताने वाले, तो ऐसे में ये फिर चरण और ज्यादा खास हो जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो 6 चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है और अब बारी है 7वें चरण की, आखिरी चरण है, इसलिए बेहद खास इसे माना जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं खास मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ में बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पूर्वांचल में लगातार हावी रहे हैं, चाहे फिर हम बात कर लें महंगाई की, जिसको लेकर हम जिक्र कर ही रहे थे, बेरोजगारी की, और साथ ही आवारा पशु। ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर जनता से सरोकार तो रखते हैं, काफी हद तक जनता को प्रभावित भी करते हैं। 2017 में भी ये समस्याएं बनी हुई थी, अभी भी ये समस्याएं बनी हुई हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, आपने कहा कि 2017 में समस्या बनी हुई थी और आज भी बनी हुई है। ये चीजों में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये आवारा पशुओं की समस्या आज की नहीं है। हाँ, जो गाय गोकसी ये इन लोगों की सरकारों में होती थी वो बंद हो गई है। और आज जो लोग इंटेंशन के तौर पर जो है खेतों में लोगों के छोड़ दे रहे हैं, वो भी एक नया चीज है। जबकि पशु आश्रय केंद्र बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को 900 रुपए महीने के हिसाब से एक पशु पालने का दिया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि आप पशुओं को छुट्टा ना छोड़ें, एक पशु पर इतना पैसा आपको मिल रहा है। उसके बाद भी पशु हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें एक गहरी साजिश है। दिया जाता है, पर डे का 30 रुपए दिया जाता है। वहां पर किसानों का कहना है कि एक पशु को पालने के लिए पर डे का कम से कम 100 रुपए खर्च होता है। सरकार की तरफ से जो दिया जाता है वो मात्र 30 रुपए है। इसके पहले कुछ और दिया जाता था क्या? 17 के पहले? अमनदीप जी, आप जब दूसरे पार्टी का पक्ष आएगा तो जरा उनसे भी जान लीजिए। ठीक है, मैं जरूर पूछूंगी उनसे। झांसी और बुंदेलखंड के एरिया में अन्ना पशुओं का, जब उनका वहां के लोगों का पलायन होता था, तो इस पर बहुत से साहित्य मिल जाएंगे आपको। अन्ना पशुओं की पूजा होती थी, पूजा करने के बाद उनको कि हम भैया अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, हमारे पास पानी नहीं है, हम आपको जंगलों में छोड़ रहे हैं। तो अन्ना पशु छोड़ते थे जो सड़कों पर आते थे और सड़कों पर रहते थे। आज भी शाम को आप बुंदेलखंड एरिया में जाइए तो सड़कों पर पशु मिल जाएंगे, जो कि वहां पर लोगों को पीने का पानी नहीं था। वो पीने का पानी मुहैया किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 60% घरों में तक हम पहुंच पाए हैं, अभी 40% काम बाकी है। ये हम नहीं कह रहे कि 100% हमने कर दिया है, तो हम तो चतुर्दिक काम कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी की बात होती ही और रहेगी। हर चुनाव में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहता है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से है, कभी जब हमने इतना रोजगार दिया उसके बाद जनता ये लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ दिया, क्यों दिया। चौराहे पर आप किस तरीके से क्या करेंगे? चौराहे पर माननीय सांसद, माननीय मंत्री, माननीय विधायक ने वो नियुक्ति पत्र बांटे हैं। उसके बाद भी लोग, सपा के लोग और कांग्रेस के लोग पूछेंगे ये कहाँ दिया, कैसे दिया। तो ये पूछने वाले पूछते रहेंगे। जिसको मिला है, जिसको जो लाभ मिला है वो पा चुका है, वो हमारे साथ है। ये समाजवादी पार्टी चाहे कोई भी विरोधी हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, कोई विरोधी वो हमारे साथ न थी न रहेगी। तो वो तो सवाल पूछेगी। लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, अमनदीप जी, मैं बताना चाहूंगा, जो मुगलों के समय में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का जो क्षरण हुआ था, उसका अनुरक्षण भी करने का हमने काम किया है, जिसका शुद्ध रूप से देखा जाता है काशी में। काशी में आज जाइए, देखिए, शिवरात्रि अभी मनाई गई है, कितना भव्य तरीके से मनाई गई है और किस तरीके से लोग गंगा जल भर के पहुंच रहे थे। वहां पर स्थितियां, गलियां थी, सकरी गलियां। इन लोगों का काम नहीं था। मथुरा के नाम पर करोड़ों रुपए खाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, कुछ नहीं किया उन लोगों ने वहां, और उसके बाद भी विरोध करते हैं। राम मंदिर में खून बहाया इन लोगों ने। तो ये लोग तो कभी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तो कम से कम काशी की बात की। और मैं फिर आना चाहूंगा, थोड़ा सा 30 सेकंड का समय दीजिएगा, कि इन लोगों ने जो एक हवा फैलाया था कि ये फाजिल नगर वाले जो अभी लड़ रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दारा सिंह चौहान और 3 लोग गए थे यहाँ से, और तीनों, एक ओम प्रकाश राजभर भी हमारे यहाँ से गए थे। ये तीनों लोग अपनी सीट हार रहे हैं। इसको भी बड़ा मुख्य मुद्दा मानिएगा। ये तीसरे नंबर पर रहेंगे। हारने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तीसरे नंबर पर रहेंगे। अब वहां ये देखने वाली बात क्या, कितना फैलाया गया था। अश्विनी जी, ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी, या आप और हम तय नहीं करेंगे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। मतलब ये है कि आशीष जी, काशी कॉरिडोर क्या लगता है कि मील का पत्थर साबित हो सकता है? क्योंकि कोई बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया था। तस्वीरें हमने देखी, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर पहुंचे हुए थे। दूर दूर से जनता उस कॉरिडोर को देखने के लिए पहुंच रही है लगातार। तो क्या ये मील का पत्थर साबित हो सकता है?
देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि काशी का कायाकल्प हुआ है। खासतौर पर अगर आप मुझसे ही पूछिए, मैं कई सालों से यहाँ आता रहा हूँ जी। और यहाँ जिस तरह जितना बड़ा शहर था, जितना प्राचीन शहर था और जिस तरह का होना चाहिए था व्यवस्था, वैसी नहीं थी। यहाँ बहुत सकड़ी गलियां थी, उसमें भी गंदगी रहा करती थी। तो ये बात सही है कि काशी का कायाकल्प हुआ है प्रधानमंत्री के आने से। आप एयरपोर्ट उतरिए, बाबतपुर एयरपोर्ट उतरिए और वहां से आप काशी तक आइए, पूरा बनारस तक, लगभग आपको वहीं से पता चल जाएगा कि कितना स्वरूप बदला है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि काशी में विकास हुआ है। हालांकि जिस तरीके से उसका विकास हुआ है उसको लेकर कुछ लोगों एक वर्ग में यहाँ पर नाराजगी जरूर है, चूंकि कई जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस थे उसको तोड़े गए, कुछ लैंड एक्विजिशन को लेकर इश्यूज हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हुए थे, इन सब चीज़ों का विरोध हुआ था। बट मोर और लेस इस बात को यहाँ हर कोई मानने को तैयार है कि जो वाराणसी है, काशी है, उसका कायाकल्प हुआ है और ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। और यही कारण है कि खुद समय समय पर आप देखिए प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं और उसकी जो भव्यता और जो नए काशी का स्वरूप है उसको दुनिया के सामने रखते हैं। कहीं ना कहीं न केवल इसका कायाकल्प हुआ है बल्कि बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी इसकी मार्केटिंग भी कर रही है। दोनों चीजें अपनी जगह दुरुस्त है। ठीक है आशीष जी, और जब भी पूर्वांचल की बात होती है तो अक्सर लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र होता है, जैसे बीजेपी बार बार अपना मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, अपनी एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। और साथ ही हमने देखा है कि एक दबंग एरिया पूर्वांचल को कहा जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों में काफी हद तक सुधार देखा गया है, कई सारे एनकाउंटर हुए हैं। तो क्या ये बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए जनता को मजबूर कर सकते हैं? क्योंकि वाकई में ये परिवर्तन जनता ने भी देखा है और ये जो परिवर्तन हुआ ये पूरा देश देख रहा है। देखिए अमनदीप, मैं आपको पूर्वांचल का समझा दूं कि क्या क्या इश्यूज यहाँ पर प्ले आउट हो रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये बात सही है। हालांकि जितना बड़ा ये इशू पश्चिम में था, पूरब में उतना नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा जातीय एंगल जरूर आ जाता है। यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसमें कई जातीय फैक्टर भी हैं। जो यहाँ तमाम जो दबंग लोग होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको जातीय की नज़र से भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम से अलग पूरब में थोड़ा उसमें जातीय कलर भी है उस इशू को लेकर। मगर यहाँ जो सबसे बड़ा इशू बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा मुझे लगता है जो फ्री राशन और किसानों को जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए किसान निधि का, मुझे लग रहा है वो बड़ा फैक्टर बीजेपी के लिए लॉ एंड ऑर्डर से यहाँ जो मैं देख पाया हूँ ज़मीनी स्तर पर। मगर इसको कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए हमें देखना होगा जिस तरीके से समाजवादी पार्टियां ने जातीय गोलबंदी यहाँ की है। यहाँ पर चाहे अब लखनऊ के बाद से ही देखिए, इंद्रजीत सरोज हो, पासियों के नेता, उन्हें लाया अखिलेश यादव ने, स्वामी प्रसाद मौर्य को लाए जो मौर्यों के नेता हैं, यहाँ लोनियाओं के बड़ा नेता दारा सिंह चौहान थे, उन्हें लाए, सुहेलदेव पार्टी को उन्होंने जोड़ा, महान दल को जोड़ा। तो अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में कहीं ना कहीं एक जातीय घेराबंदी की है, एक जिसे कहते हैं स्ट्रीट क्रिकेट, गली क्रिकेट, यानी हर जिले में, हर विधानसभा में उन्होंने एक जातीय घेराबंदी की है। ये उनके पक्ष में जरूर यहाँ दिख रहा है। मगर साथ ही साथ जो बीजेपी के पक्ष में चीज दिख रही है वो कहीं ना कहीं गरीबों के बीच में जो राशन का वितरण हुआ है, यहाँ जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए हैं किसानों के अकाउंट में, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ एक किसानों के लिए आवारा पशु का जो इशू है बड़ा है। तो ये सारी चीजें प्ले आउट हो रही है देखिए। और इसके अलावा एक फैक्टर जो मैंने देखा है पूर्वांचल में, वो है जो बीजेपी के एमएलएज हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जरूर है। तो अब जो देखना होगा कि एंटी इनकम्बेंसी क्या इस लेवल की है कि तमाम जो बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं उसके खिलाफ जाकर लोग उस विधायक के खिलाफ वोट देते हैं, या लोग आखिरकार ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, विधायकों से नाराजगी अपनी जगह है, मगर जो तमाम योगी और मोदी की योजनाएं हैं उसके नाम पर वो भाजपा को वोट देते हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इतना आसान नहीं है समझ पाना। और यही कारण है कि इस बार कोई भी बहुत सटीक तरीके से यूपी चुनाव के निष्कर्ष को नहीं निकाल सकता है। 10 तारीख को ही पता चलेगा कि आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं जो दोनों ही पार्टियों के पक्ष और विपक्ष में प्ले आउट हो रहे हैं। अंतिम में मतदाता क्या मतदान करता है देखना होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस बार का जो चुनाव है वो मतदाता दिल से नहीं दिमाग से वोट कर रहा है। तमाम मुद्दे उसके सामने हैं, उसमें से आखिर वो किस मुद्दे को चुनता है, किसको प्रायोरिटी देता है, ये जो है फाइनल आउटकम तय करेगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है विनय जी, जब भी अगर 2017 से पहले की बात हो तो फिर समाजवादी पार्टी पर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं। 2017 में हमने देखा कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को क्लीन स्वीप कर दिया, तो उसके बावजूद क्या आपको उम्मीद है कि इस बार आपकी उम्मीदों के मुताबिक सीटें आने वाली हैं? देखिए 2017 के पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ
2017 में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला था, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। तो रिपोर्ट कार्ड जनता तो 2017 से 22 का देख रही है, क्योंकि इन्होंने जो सपने दिखाए थे, इन्होंने जो वादा किया था, वो अपने वादे पे खरे उतरे कि नहीं। इन्होंने वादा किया था कि लोगों को, युवाओं को टैबलेट देंगे, रोजगार देंगे, एक डेटा देंगे, पर डे फ्री देंगे और 60 लाख नौकरियां देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। अभी आप बात कर रही थी आवारा पशु, चूंकि जो छोटे किसान हैं यहाँ पे, हमने देखा, मैं गोरखपुर में हूँ, बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास 1 बीघा या 2 बीघा खेत है। वह बड़े कठिन परिश्रम से उस खेत को तैयार करते हैं। रात में झुंड आता आवारा पशुओं का चढ़ जाता है और वो पूरा खेत खराब हो जाता है। तो किसान बड़ा गुस्से में, क्योंकि इन्होंने यूरिया में भी 5 किलो जो है चोरी करना शुरू कर दिया। रही बात जो फ्री का राशन है, विनय जी वो तो 2017 में भी बरकरार था ना। अश्विनी जी अभी सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि हमारे काल में तो हम फिर भी 30 रुपए पर डे दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या दिया था आप लोगों ने? वगैरह सारी चीज बनी हुई थी। आवारा पशु सड़क पर नहीं टहलते थे, एक्सीडेंट आवारा पशुओं से नहीं होते थे। लेकिन आज जिस तरीके से हुए हैं, किसान खुद बुखर होकर के बोल रहा है। 2017 से पहले भी ये एक बड़ी परेशानी था जनता के सामने। मान लीजिए आपके स्वीकार न करने से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाएगी। हम उस पर काम कर रहे थे, लेकिन आज जो परेशानी है, गाँव में जाइए। 5 साल तक रही आपकी सरकार। 2012 से 17 में क्या काम किया गया था? जरा आप मंच पर बताइए कि क्या कार्य आपकी तरफ से किए गए थे, आपकी पार्टी की तरफ से। हम बता तो रहे कि जो गौशालाएं बनाई जा रही थी, बराबर बनाई जा रही थी कि ये हमारा पशुओं को संरक्षित किया जाए। लेकिन इनके सरकार में जो गौशालाएं बनाए हैं, उसमें जा करके देखिए, सैकड़ों जो है गायें जो है आपको मृत मिलेंगी, क्योंकि इस भ्रष्टाचार की भेंट चल गई। गौशालाएं आपने बनवाई थी, घोटाले को लेकर आरोप लगाते हैं आप बीजेपी के ऊपर। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को चला है। फ्री राशन ये सारे लोग जानते हैं। जी हेलो सर, अपनी बात विनय जी अपनी बातों में फंस रहे हैं। गौशालाएं बनाई आपने, आप घोटाले को लेकर आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर। सुनिए जी, वो तो आप भी जान रहे हैं, आप लोग किस तरह हताश और परेशान हैं। आप किस तरीके से चुनाव को हार रहे हैं। आपके अपने नेताओं से पूछिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए, अपनी सीट बचा लेंगे कि नहीं बचा लेंगे। 51-52% पड़ा हुआ है वोट। जिस तरह की स्थिति यहाँ पे है, गोरखपुर ग्रामीण हार रहे हैं, बांसगांव हार रहे हैं, पिपराइच हार रहे हैं, आप चिल्लू पार हार रहे हैं, आप क्या कहते हैं साजनवा हार रहे हैं। आप ये गढ़ की हालत है। आप आज ये जोता बस्ती योगी जी का गढ़ है, देवरिया योगी जी का गढ़ है। आप अपने गढ़ को नहीं बचा पा रहे, जिसको गढ़ कहते हैं। यही कारण उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को जान गई है कि आपने किया है राशन के नाम पर। ठीक है, वो जनता तय कर देगी। फातिमा दी, जब भी बात पूर्वांचल की होती है, सर प्लीज, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आप दूसरे मेहमानों को भी मंच दीजिए। फातिमा जी, जब बात हम पूर्वांचल की करते हैं तो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनकी भूमिका काफी ज्यादा अहम हो जाती है। बीजेपी की बात कर लें या फिर हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, सभी ने गठबंधन किया, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में जो जातीय समीकरण हम वहां पर देखते हैं कि जातीय आधारित वहां पर वोट बैंक होता है, उसके लिए छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन किया जाता है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर सकता है कांग्रेस के लिए? और दूसरी बात, अभी हम बनारस की कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जी जो वहाँ के सांसद थे और माँ गंगा के पुत्र कहते थे, लेकिन उसी गंगा की क्या दशा करती है ये आपको भी पता होगा, हमको भी पता है। जो आंकड़े ये नहीं फातिमा जी हैं, प्राकृतिक नदी के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ करी गई है और जिस तरीके से वहाँ छोटे छोटे मंदिर बना के तोड़ के एक सड़क चौड़ीकरण करा गया, छोटी छोटी गलियों में जो मंदिर थे वो सब तोड़े गए। तो जनता में इसका जो है बहुत जो है आक्रोश है। अगर आप वहाँ की जनता से पूछो तो उनको वहाँ की विरासत खोने का बहुत अफसोस है। वहाँ के लोग जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ की जो विरासत है उसको इन्होंने कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया है। तो जब लगातार 5 साल से आपने वहाँ की कोई सुध नहीं ली, वहाँ पानी का जो जल भरा हुआ है उसमें लोगों ने जो है गाड़ियां चलाई हैं, तो इन्हीं ने सिर्फ एक ठगा है लोगों को, उनके जज्बातों को से खेला है।
तो जनता समझ रही है। और जनता सच में, उत्तर प्रदेश की जनता कई बार जो है धोखा नहीं खाती है, बार बार जो है काट की हारनी नहीं चढ़ती है। तो जनता शिक्षित है, समझदार है, वो बिल्कुल मन बना चुकी है, इस बार मुद्दों पे ही चुनाव वोट देगी। और 10 मार्च को जाहिर है, अभी हमारे जो पत्रकार भाई कह रहे थे कि जो है चमत्कारिक होंगे और बहुत ही आप सोच नहीं सकते इस तरीके से वो लाएगा परिवर्तन इसमें 10 मार्च को। तो जाहिर है मुद्दों पे जब वोट देगी जनता, अब समस्याएं, उसकी जो क्षेत्रीय समस्याएं, आप उस पर गौर नहीं कर रहे। आपके एजेंडे क्या है? 80-20 आपका एजेंडा है। कभी जो है आप बताते हैं कि जो है पाकिस्तान चले जाओ, कभी आप दंगों का खौफ दिलाते हैं। जब सार्वजनिक मंचों से आप इस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जनता भी समझ चुकी है कि बार बार आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने जनता को कोरोना में ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ठीक। किसी जन प्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है, एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप कर्तव्य और जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आपकी जवाबदेही बनती है कि कोरोना में आप कहाँ थे, जब रामनामी जो लोगों की लाशों से छीनी जा रही थी, इसी गंगा में जो है लाशें बह रही थी, लेकिन आप गायब हो गए थे। तो आज जनता सब समझ रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता, हम तो अपील कर रहे हैं आपके चैनल से कि उत्तर प्रदेश की जनता अपनी समस्याओं और इन्हीं मुद्दों पर जो है वोट दे, और ऐसे लोगों को जो झूठ बार बार बोलते हैं, जो जुमलेबाजी करते हैं, उनको खदेड़ दे। ठीक है, अश्विनी जी जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद में विनय जी आपका रुख करूंगी। अश्विनी जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। प्रतिमा जी जो है इतनी बात कर रही हैं, अभी बेरोजगारी की बात कर रही थी, अभी कुछ दिन पहले जो है इनके प्रदेश जहां पर ये शासन कर रही हैं, राजस्थान, उनके बेरोजगार युवक कांग्रेस कार्यालय लखनऊ पर धरना दे रहे थे। दूसरी बात इन्होंने कहा दंगे का खौफ दिखाते हैं। हम दंगा करने वालों की सच्चाई जनता को बताते हैं कि ये पिछले सरकार में दंगा हो रहा था, हमने खौफ नहीं दिखाया है, हमने यथार्थ बताया है कि ये दंगे होते थे। फातिमा जी, हम लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, जनता के सामने जो है वो सच परोसने का काम कर रहे हैं। अगर आपको इसमें मिथ्या लग रहा है तो अलग बात है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उत्तर प्रदेश में 40% दूंगी, लेकिन वो उत्तराखंड और पंजाब में आपको 40% नहीं दिखता है। ये होता है झूठ और मिथ्या। बेरोजगारी पर आप लोग झूठ बोलते हैं। तो ये हमारा जो है कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमारे एजेंडे में राम मंदिर था, चलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन गया। 370 था, हमने हटवा दिया। महंगाई को लेकर आप मुद्दा बनाती हैं तो सवाल कहीं ना कहीं आप पर भी खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी का आपने जिक्र किया, बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर राजस्थान है मैडम, दूसरे नंबर पर राजस्थान है। 2018 से आपकी पार्टी की सरकार है वहां पर। हमने मीडिया को ना रोका है, ना विपक्ष को रोका है। आप मुद्दे उठाइए, बात करिए, किसने रोका है? ठीक, तो जनता फिर ये सवाल पूछती है कि राजस्थान में बेरोजगारी क्यों बढ़ी हुई है? राजस्थान महंगाई में नंबर 1 क्यों बना हुआ है? वहां पे पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा बिका है। मांग की गई थी राज्य सरकार से कि वो उस पर वैट कम करे। बिजली से देखिए, तब आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या बिजली सबसे महंगी है। और जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि, जनता ही सर पे बैठाती, जनता ही उतार देती। ठीक है, विनय जी कुछ कहना चाह रहे। विनय जी जल्दी से आप अपनी बात। 7.5 रुपए वहाँ है, उत्तर प्रदेश में बहुत सस्ती है। और आपकी सरकार नहीं है विनय जी, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। लग रहा है गठबंधन करने का इरादा फिर से हो रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में आप झूठ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है। ठीक है, आज अच्छा अश्विनी जी, आप ये बताइए कि आपके एजेंडे में जनता ठीक नहीं थी क्या? आप राम मंदिर वही चिल्ला रहे हैं, वही बताते हैं, मॉडल को यहाँ पे यूज करा जा रहा है कि जनता हमारे एजेंडे लगता है विनय भाई, लगता है कांग्रेस से कुछ गलबैया के चक्कर में है। चुनाव के बाद कुछ मामला है, इसलिए देखिए किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता अश्विनी जी, फातिमा जी, मैंने आप दोनों को बोलने का मौका दिया, प्लीज आप इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। अश्विनी जी, फातिमा जी, विनय जी, बहुत संक्षिप्त में आप अपना जवाब दीजिए, बहुत संक्षिप्त में बात कंप्लीट कीजिए। खत्म हो चुकी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से। ठीक है आशीष जी, अगर हम 7वें चरण की बात करें तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसका पहले आपने जिक्र किया कि हावी रहने वाले हैं। साथ ही इसका अगर हम कंक्लूडिंग रिमार्क लेना चाहें तो मैं चाहूंगी कि वो आप फाइनल कमेंट बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइए कि दल बदल को लेकर अब बातें और सवाल उठने लगे हैं। आज के जो चरण था उसमें भी कई सारे नेता ऐसे थे जो दल बदल कर दूसरी पार्टी में आए, फिर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। हालांकि देखिए नतीजा आने पर ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो क्या अगले चरण में भी क्या दल बदल की राजनीति का असर हमें देखने को मिलेगा? देखिए 7वां चरण अगर आप देखिए तो चूंकि जैसा कहा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से इस बात के लिए जरूर सहमत हूं कि जो ये चरण है यहाँ वाराणसी के आसपास में कांग्रेस
के कई प्रत्याशी लड़ाई में हैं, बाकी जगह की अपेक्षा वाराणसी में जहां 7वें चरण में चुनाव है, यहाँ कई सीटों पर कांग्रेस बड़े दमखम से लड़ रही है, ये बात सही है। मगर लार्जली अगर आप उत्तर प्रदेश को देखिए तो लगभग बाइपोलर इलेक्शन हो गया हुआ है, अब कोई छुपी हुई बात नहीं है। आमने सामने की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ सपा गठबंधन। सपा गठबंधन के लिए 7वां चरण इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि जो जातीय समीकरण का ताना बाना अखिलेश यादव ने बुना था, उसकी अग्नि परीक्षा होनी है। उन्हें देखना है कि क्या जिस तरीके से गाजीपुर, आजमगढ़ और बाकी मऊ, इन सब इलाकों में जो सोहेल देव पार्टी है राजभर की, ओम प्रकाश राजभर की, उसका कितना असर पड़ता है, क्या वो वोट ट्रांसफर करा पाते हैं कि नहीं। इसी तरीके से महान दल हो, चाहे तमाम जो छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, दारा सिंह चौहान का खुद का जो इलाका है मऊ और आसपास का इलाका, आजमगढ़ का, तो दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर, ये तमाम लोग मिलकर उनके जो जातीय समीकरण के ताने बाने को उसकी अग्नि परीक्षा होनी है समाजवादी पार्टी की। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी का देखिए तो काशी के बहाने और जो विकास का नया मॉडल है उसकी अग्नि परीक्षा होनी है। साथ ही साथ जैसा मैं कह रहा हूं कि जो कई विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, एंटी इनकम्बेंसी की अग्नि परीक्षा से उनको गुजरना है। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो 2 अहम मुद्दे हैं। एक, महिलाओं के लिए खासतौर पर जो फ्री राशन आ रहा है उसका जो है एडवांटेज बीजेपी के पास है, उसको किस तरीके से बीजेपी कैश कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ ग्रामीण इलाकों में आवारा पशु को लेकर इशू है। तो ये 6 इश्यूज जो अगर आप मुझसे पूछिए, इनकी अग्नि परीक्षा होनी है और यही जो है अंतिम निष्कर्ष तय करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव का। ठीक, तो मुद्दे जैसा कि आपने जिक्र किया, लेकिन आशीष जी बेहद खास और बेहद दिलचस्प उत्तर प्रदेश का इलेक्शन इस बार देखा जा रहा है और सभी को बेसब्री से इंतजार है 10 मार्च का, जब रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा और ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो कौन सी पार्टी है जो सत्ता में काबिज होगी और सरकार बनाएगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।